आज इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए वेद विदुषी हमारी साहित्य परिषद की संपर्क प्रमुख सुनीता बुग्गा से आग्रह करूंगा कि वह आज के विषय अनुसार वेदों में गौ माता के वेद मंत्रों से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें। सुनीता बुग्गा जी। ओम ईशेतोर्जे त्वा वाय वसुदेवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्याय मग्नया इंद्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्षमामावस्ते ईशतमाघशसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्याम्। ओम गो मे माता ऋषभा पिता मे दिवं शर्म जगति मे प्रतिष्ठा यूयं गावो भेद कृशं चिदक्षीरं चीकृणुता सुप्रतीकं भद्रं गृहं कृणुत भद्रवाचो बृहतो वयम् उच्यते सभासु। ओम सन्नो गोष्ठेन सुषधा संरय्या संसुभूत्या अहर्जातस्य यन्नामधेन वा संसृजामसि। ओम सन्वा सृजत्वर्यमा संपू। अब मैं आमंत्रित करूंगा अपने प्रदेश के महामंत्री इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के महामंत्री श्री मनोज शर्मा जी से कि वह मनोज शर्मा जी सभी वक्ताओं का परिचय कराएं, फिर उसके बाद अगला हम क्रम देखते हैं। श्री मनोज जी। इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती दिल्ली द्वारा आज ये वेबिनार का कार्यक्रम हो रहा है, जिसका विषय है भारत के इतिहास एवं साहित्य में गोवंश की महिमा। इसमें हमारे वक्ता है श्री तेजपाल धामा जी और श्री नृत्य गोपाल शर्मा जी। अध्यक्षता इसमें रहेगी ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा जी की, जो अध्यक्ष है सांस्कृतिक गौरव संस्थान के, और सानिध्य रहेगा डॉक्टर रामशरण गौड़ जी का। मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ अपने वक्ताओं का। महेश जी का भी रहे। महेश जी हाँ, श्री महेश शर्मा जी थोड़ा देर से जुड़ेंगे, तो महेश शर्मा जी भी वक्ता रहेंगे। मैं परिचय देता हूँ। श्री तेजपाल सिंह धामा जी, जिनका जन्म 2 जनवरी 1971 को हुआ है। ये पत्रकार हैं, हिंदी के लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारी विरासत, अग्नि की लपटें, गो का गौरव एवं स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी साहित्य का इतिहास, इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन्हें अनेक साहित्यिक एवं सामाजिक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। इन्होंने हैदराबाद से प्रकाशित स्वतंत्र वार्ता एवं दिल्ली से प्रकाशित दैनिक विराट वैभव एवं दैनिक वीर अर्जुन के संपादकीय विभागों में दशकों तक कार्य किया है। ये मुख्यतः इतिहास पर लिखते हैं, साहित्यकार हैं, जिनकी इतिहास से संबंधित अनेकों पुस्तकें छप चुकी हैं। शहीदों पर लिखने के कारण इन्हें 2017 में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्कृति मनीषी पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनकी विधा है कविता, लेख, फिल्म, पटकथा, लेखन, निबंध, शोध एवं ऐतिहासिक उपन्यास। ये आज हमारे बीच में रहेंगे तेजपाल सिंह धामा जी। दूसरे वक्ता है नृत्य गोपाल जी, हंसराज कॉलेज में प्राचार्य हैं और हमारे इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती में ये मंत्री है, प्राध्यापक है, भारतीय संस्कृति के चिंतक है। 3 पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं और 25 शोध पत्र प्रकाशित है। ब्रिज भाषा विभूषण पुरस्कार मिल चुका है। तीसरे वक्ता हमारे महेश शर्मा जी हैं, जो पूर्व बहन रह चुके हैं और हिंदी साहित्य की सेवा में लगे रहते हैं। और हमारा आज सानिध्य रहेगा जिनका डॉक्टर रामशरण गौड़ जी, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के अध्यक्ष है और दिल्ली साहित्य अकादमी के 20 वर्ष सचिव रहे हैं
और इनका सानिध्य रहेगा और अध्यक्षता रहेगी ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा जी की, जो अध्यक्ष है सांस्कृतिक गौरव संस्थान के। ये 30 वर्ष इन्होंने सेना में सेवा की है, 1962 से लेकर 1992 तक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो सबसे बड़ा विश्व का संगठन है, उसके स्वयंसेवक है, तृतीय वर्ष शिक्षित है, पीएचडी हिस्ट्री में की है और सांस्कृतिक गौरव संस्थान के राष्ट्रीय प्रधान हैं अभी। और भारत सरकार ने इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विद यूनेस्को का इनको मेंबर बनाया है। ये सभी महानुभाव आज हमारे बीच में रहेंगे, संचालन करेंगे इसका हमारे परिवार जी, और साथ में हमारे अभी जुड़ी हुई है नीलम राठी जी और सुनीता पुंगा जी ने कार्यक्रम का आरंभ किया है। अब मैं मंच प्रवीण जी को देता हूँ। धन्यवाद मनोज जी। हमारे प्रदेश के मंत्री डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा जी। डॉक्टर नृत्य गोपाल जी अपने आप में ही एक डॉक्यूमेंट्री है, एक दस्तावेज है और बहुत बड़े गौ सेवक भी हैं और ब्रिज क्षेत्र से आते हैं। ब्रिज भाषा इनके मुख से प्रभावित होती है और जब ये बोलते हैं तो अनायास जितने भी ब्रिज क्षेत्र की गौएं हैं वो इनके आसपास मंडराती हैं। तो ऐसे ही छटा के स्वामी हैं हमारे नृत्य गोपाल जी और नाम भी बड़ा नृत्य करते हुए गोपाल। तो मैं ऐसे नृत्य करते हुए गोपाल, बांसुरी बजाते हुए गोपाल को मैं आमंत्रित करता हूं, डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा जी आए और अपना वक्तव्य रखे। डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा। नमस्कार, धन्यवाद आदरणीय प्रवीण आर्य जी। अनेक गौ सेवी, संत सेवी, समाज सेवी, राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र सेवी, राष्ट्र हितैषी बंधुजन बांधवी हमारे साथ इस समय यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं सभी को यथायोग्य सादर प्रणाम करता हूँ। अभी बहुत सुंदर सी जो एक पौराणिक प्रार्थना के साथ हमारी बहन सुनीता बुग्गा जी ने बहुत मधुर शब्दों में ये एक प्रार्थना हम सबके सम्मुख की और मुझे प्रार्थना के बीच में मुझे ऐसा लगा कि हम सभी जो कि हमारे संस्कार में है, और ये संस्कार जब मैं कह रहा हूं तो दो लोगों को साक्षी मान के इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जिसमें एक हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जो इस समय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय श्री राज बहादुर शर्मा जी, और दूसरे तेजपाल धामा जी भी, क्योंकि वो इतिहासविद हैं और आदरणीय राज बहादुर जी भी इतिहासविद भी हैं और संस्कृति चिंतक तो वो हैं ही, और मैं तो उन्हें चिंतक नहीं मनीषी मानता हूं और उन्हें मनीषी के रूप में ही प्रणाम करता हूं। तो ये जो एक बड़ी परंपरा, हम कहें एक सांस्कृतिक जो हमें देन है कि हम प्रातः काल प्रणाम से अपनी बात आरंभ करते हैं, और ऐसा गोस्वामी जी ने भी बहुत सुंदर सा एक प्रसंग दिया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। तो हम मात पिता गुरु और इष्ट को प्रणाम करके ही अपना दिन आरंभ करते हैं। और उसी क्रम में मुझे याद आया कि हम लोगों को बचपन से ही ये सिखाया गया, नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। जब आदरणीय हमारी बहन इस समय प्रार्थना बोल रही थी तो मैं देख रहा था कि जब हम ब्रह्मांड के देव को, नमो ब्रह्मंड देवाय, हम ब्रह्मांड के देव को जब प्रणाम कर रहे हैं तो क्यों स्मरण कर रहे हैं? गौ ब्राह्मण हिताय च, भी यों ही ब्रह्मांड के नायक नहीं है। उन परम पिता परमात्मा को ब्रह्मांड नायक कहा गया तो उनके कार्य की जो योजना है, वह कार्य योजना के कारण हम उन्हें ब्रह्मांड नायक कह रहे हैं। और वहां कहा गया कि गौ ब्राह्मण हिताय च, तो वो लोग गौ के हितकारी हैं। और फिर आगे इसी प्रार्थना में यदि ये कहा गया कि जगत हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः, तो गोविंद शब्द का पुनः इसमें आना, वह गोविंद जो कि गौपालक गोविंद है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि गौवन के चराए ते कहाए गोविंद, भजो राधे कृष्णा राधे गोविंद। बोले गौओं के चराने से कृष्ण गोविंद हो गए। और ब्रज में तो हमारे यहाँ रासलीला जब होती थी, बहुत सुंदर सा उसमें लीला की जाती, जिसको कि
गोविंद के लिए जो लीला है उसमें है कि गौ के गोबर से कृष्ण के मुख का श्रृंगार किया गया, इसलिए उन्हें बोले गोविंद। तो ये अभी जो प्रार्थना हो रही थी उसमें मुझे लगा कि ये प्रार्थना हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। हम तो जगत नायक ब्रह्मांड नायक को भी गौ पालक के रूप में ही देखते हैं और इसीलिए उनको प्रणाम करते हैं। और क्योंकि पौराणिक संदर्भ की बात चली है, तो पौराणिक संदर्भ में अनेक रूप में गौ माता की पूजा हमारे यहाँ पर है। उस संदर्भ में मैं थोड़ा बहुत चर्चा हम लोग अभी करेंगे ही, लेकिन एक बहुत अच्छा सा जिसमें कि गौ की अनेकानेक विशेषताओं को समाहित किया गया, ऐसा एक वर्णन आता है कि जब हम गौ पूजा के उपरांत गौ की परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं, तो बहुत अच्छा पौराणिक एक संदर्भ है। उसमें है कि गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याञ्चैव प्रदक्षिणा। अभी देखिए कि वो जब हम गाय को प्रणाम कर रहे हैं, हम उसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो उस समय किस मंत्र के द्वारा वैदिक चिंतन में और खास करके पौराणिक चिंतन में जो हमें दिया गया, वह दिया गया कि गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्याञ्चैव प्रदक्षिणाम प्रदक्षिणी कृतातेन सप्तद्वीपा वसुंधरा। बोले आप सप्तद्वीप, ये जो वसुंधरा है उसको दीप्त करने वाली है, ऐसी गौ माता को मैं प्रणाम कर रहा हूं। और आगे कहा गया है मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा वृद्धि आकांक्षिता नित्यम गावः कार्या प्रदक्षिण। अब ऐसी गौ माता के लिए जो कि भारतीय संस्कृति में, अब मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति गाय और गंगा के बिना तो कभी पूरी होती नहीं। यद्यपि हम गीता जी का भी इसमें उल्लेख करते ही हैं कि गाय, गंगा और गीता हमारी प्राण शक्ति है। भारतीय जीवन की, भारतीय संस्कार की, भारतीय जीवन शैली की जो प्राण शक्ति है, प्राण का आशय है, अब हम चाहे जिससे ले, प्राण वायु है और वह वायु की शुद्धता यदि कहीं 3 तत्वों पर आधारित है, तो उस प्राण वायु जिसे हम कहते हैं, वह प्राण वायु 3 तत्वों से ही शुद्ध होती है। और उसमें गाय, गंगा और गीता, मुख से यदि गीता का उच्चारण ना हो तो हमारी प्राण वायु किस काम की, ऐसा उल्लेख। यदि हमारी वाणी, यदि हम अपने मुख में गंगा जल का पान ना करें तो हमारा प्राण वायु किस काम का। और ठीक ऐसे ही यदि हम गाय का स्तवन न करें, गौ माता की सेवा ना करें, तो ये जीवन किस काम का। इस तरीके की ये हमारी भारतीय पौराणिक पद्धति में, चिंतन शैली में है। अब मैं बिल्कुल व्यावहारिक सी एक बात यहाँ पर, क्योंकि जब मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूं तो मैं इस समय ब्रज क्षेत्र में हूं, मथुरा में ही हूं और गांव में बात कर रहे हैं। और मैं प्रातःकाल से एक चीज अभी देख रहा था जो कि मुझे लगता बिल्कुल व्यावहारिक है। गांव में मैं गाय के प्रति एक व्यवहार देख रहा था और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इन दिनों बरसात का समय है और वर्षा ऋतु में गायों के लिए हमारे जो गौपालक हैं, गोपाल हैं, वो अतिरिक्त सावधानी रखते हैं। सभी लोग इस बात से परिचित हैं क्योंकि हम सबके जीवन में गाय का संबंध रहा है और है। आप सभी देखेंगे कि जब भी बारिश आए, जब भी वर्षा की थोड़ी सी भी हम अगर कहीं से आहट देखते हैं, या शरद ऋतु आए या सर्दी का मौसम आए, तो हम गाय को उससे बचाते और हम उससे थोड़ा दूर करते हैं। और आप देखें कि प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व, यानी सूर्य जब उदय हो रहा हो, तो हम गाय को उस छाये जिसे कहते हैं कि एक छामन के नीचे हम गाय को रखते हैं और उसके पश्चात उसे बाहर करते हैं। तो ये गौपालक हमारी बड़ी सेवा के, बड़ी तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ इस कार्य को करते हैं। अब मैं ये अभी जब मैंने कुछ गौपालों से चर्चा की तो बड़ा अद्भुत सा संयोग जो हमें पता चला। देखिए, सामान्यतः उन्होंने कहा कि देखिए ये गाय जब वर्षा ऋतु होती है बड़ी जल्दी शीत मान जाती है, सर्दी में उसका वर्ण जो है रोंगटे खड़े जिसे कहते हैं वह बड़ी जल्दी होते हैं, तो इसलिए उसे गाय को वर्षा से बचाया जाता है। लेकिन दूसरा कारण, बोले प्रातः काल सूर्योदय से पहले हम उसे बाहर करते हैं। अब ये वैज्ञानिक कारण,
और ये वैज्ञानिक कारण ये है कि जो हमारी गाय है, और खास करके मैं देशी गाय की बात कर रहा हूं इस समय, हमारी जो देशी गाय है उसकी रीढ़ की हड्डी में जो सूर्य केतु करके नाड़ी है, ये वैज्ञानिक तथ्य है कि भारतीय गाय, उसमें भी देशी गाय, हमारे यहाँ आप जानते हैं 33 प्रकार की गायों का बहुत विशेष रूप में हमारे यहाँ पाई जाती हैं, और जिसमें देशी गाय का विशेष महत्व है। मूलतः 33 तरीके की गाय भारत में प्राप्त होती हैं, लेकिन जिसे हम देशी गाय कह रहे हैं, उस देशी गाय की जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को उसमें सूर्य केतु नाड़ी होती, ये वैज्ञानिक तथ्य है। अब इस सूर्य केतु नाड़ी का जो काम है वह क्या है? वह कार्य है कि वह सूर्य की जो किरण आ रही है, उन किरणों के साथ साथ एक ऐसा रसायन उत्पादित होता है, वह ऊर्जा प्रातःकाल की, यह वही ऊर्जा है। हमारे सभी माताएं बहुत जुड़ी होंगी, हमारी बहनें या हमारे बुजुर्ग सभी जानते हैं, संभव है मेरे युवा मित्र न जानते हों, कि भारतीय संस्कार में जब हम कहते हैं कि किसी बालक का जन्म हुआ है तो दूसरे दिन तीसरे दिन सूर्य की उगती हुई किरणों में बच्चे को ले जाया जाता है, और वह जो बिल्कुल जिसे पौ फटना कहा जाता है, पीरी फटना कहा जाता है, उस प्रकाश को बालक को दिखाया जाता है। अब वह जो पीला तत्व है जो कि सूर्योदय में है, वही गाय की जो हमारी सूर्य केतु जो नाड़ी है, उस नाड़ी में वह सूर्य की उन किरणों के साथ साथ एक पीला तत्व जो वैज्ञानिक कहते हैं कि वह एक खास तरीके का रसायन उत्पादित होता है, और वह रसायन गाय में के दूध में जो पीलापन है, उस पीलेपन के रूप में डेवलप होता है। और वह केमिकल या तो हमारी जो माता का जब हम स्तवन करते हैं, दुग्ध पान करते हैं, तो या तो तब मिलता है जबकि हम उसमें हमारी माता जो हमें स्तनपान कराती है, माता के स्तन के दुग्ध में वह पदार्थ होता है, या दूसरा यदि कहीं होता है तो वह गाय के उस दुग्ध में होता है। और आप जानते हैं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि गाय के इस दूध में जो कि थोड़ा पीला दूध है और गाढ़ा नहीं होता है बिल्कुल, वो कहते हैं, बोले 8 प्रकार के तो इसमें प्रोटीन होते हैं जो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हैं, और 6 प्रकार के विटामिन इसमें मिलते हैं गाय के दूध में। 21 प्रकार के जो एमिनो एसिड जिन्हें कहा जाता है, वो एसिड इसमें 21 प्रकार के वहां प्राप्त होते हैं इस गाय के दूध में, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। 19 प्रकार के नाइट्रोजन और अनेक तत्वों के संदर्भ में यहाँ पर चर्चा होती है कि ये ऐसे रसायन हैं जो कि गाय के दूध में ही प्राप्त होते, दूसरी जगह कहीं होते नहीं, और इसीलिए गाय के दूध को अमृत कहा गया। वह बलवर्धक है। जब भी हम देखते हैं कि कोई निर्बल हो जाए, अब ये जो पीलापन है उसकी तुलना आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म से की गई। आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में जो जिसे हम रामबाण औषधि कह देते हैं, बोले अंततः जो कोई दवाई काम ना करे तो बोले क्या, बोले स्वर्ण भस्म दी जाए। बोले यह स्वर्ण भस्म क्या है? बोले उस स्वर्ण भस्म में जो गुण है वह गाय के दूध में उपलब्ध है। अब ये जो गाय के दूध में ये जो उपलब्ध तत्व हैं, वे जो तत्व हैं वो बड़ा अद्भुत और बड़े अच्छे हैं। तो इस प्रकार के अब हम गाय की पूजा करते हैं, और हमारे यहाँ तो गोधन को गोपाष्टमी पर, दीपावली पर आप देखेंगे कि गाय को मेहंदी लगाई जाती है, उसको सजाया जाता है, नए नए आभूषण भी पहनाए जाते हैं। तो गाय की जो महत्ता है वह अद्भुत है, विलक्षण है। निश्चित रूप में बहुत सारी बात की जा सकती है, और मुझे लग रहा है कि यदि मैं ये कहूं कि ब्रज के जीवन में गाय तत्व, तो इसके ऊपर हम एक लंबी चर्चा अलग से ही कभी पूरी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आज तो हम लोग सुनेंगे। मुझे जो आदेश हुआ था तो मुझे लगा कि थोड़ी सी चर्चा जो हो सकती है, तो मैं एक छंद के साथ, ब्रज भाषा की बात अभी की गई थी, तो एक छंद के साथ जो कि बलराम जी गौपालन करते हैं, उस छंद के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा।
और बहुत अच्छा सा छंद है। कहा जाता है कि बल समझात सुनो गाय है हमारी बात। बल का मतलब है बलदाऊ, बलराम जी। बल समझात सुनो गाय है हमारी मात, राष्ट्र धर्म श्रुति और शास्त्रन में गायो। बोलिए, शास्त्रों की वाणी है। मल मूत्र दुग्ध दधि और घृत को मिलाए, पंचगव्य मन शुद्धता के बनायो है। कल्याण जाके रोम रोम में निवास करे, दूध बल बुद्धि देन हारो बतायो है। तन मन को लगाए करी सेवकाई जाने, पूर्ण स्वस्थ रहो और असीम सुख पाए। तो ऐसा ब्रिज में यहाँ गाय का महत्व है। गोवर्धन पूजा हम ब्रिज के गाय धन की पूजा है, और फिर कभी चर्चा ब्रिज के संदर्भ में होगी। मुझे लग रहा है आज हमारा सुनने का समय, और हम लोग सुनेंगे सभी को। इसी के साथ आप सभी ने सुना, आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर नृत्य गोपाल जी। बहुत ही आप ऐसा लगा कि आप हमें ब्रिज क्षेत्र में ले गए हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के प्रमुख वक्ता तेजपाल धामा जी आए। नमस्ते जी। और आज के नमस्कार, विषय प्रारंभ करें। एक महाभारत में मैंने कहीं पढ़ा था कि गोधनम राष्ट्रवर्धनम, यानी कि जब गो संपदा जहां बढ़ेगी, गौधन जहां बढ़ेगा वही राष्ट्र उन्नति करेगा। और जब जब भारत में गौधन था, भगवान महावीर का उदाहरण लीजिए, उन्होंने आनंद को कहा कि आप 8000 गाय पालने का उसको वो दिया निर्देश। तो उन्होंने कहा कि महाराज 8000 से ज्यादा मेरे गौशाला में है। तो उन्होंने कहा तो फिर तो आपको 80,000 गौ पालन करना चाहिए। तो ये तो एक भगवान महावीर के समय की बात है। लेकिन अगर आज भी हम देखें तो हमारे देश में 48 करोड़ एकड़ कृषि भूमि है, और उस 48 करोड़ एकड़ कृषि भूमि में कम से कम जो है गोधन का जो योगदान है, अधिक से अधिक आज भी छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, या तेलंगाना में चले जाइए, आंध्र प्रदेश में चले जाइए, और राजस्थान में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, वहाँ सभी जगह गौ पालन और बैलों से खेती आज भी होती है। भले ही शहरों में या कस्बों में देहात में ट्रैक्टर आ गए, कंबाइन मशीनें आ गई और आधुनिक कृषि यंत्र आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम बैल, पूरे देश में बैल आज भी इतना बोझा ढोते हैं, इतना वजन ढोते हैं जितनी भारत की माल गाड़ियां नहीं ढोती। ये भी आज का ऑन रिकॉर्ड है। तो इसीलिए जब हम, क्योंकि मैं वैदिक परिवार में जन्मा, तो हम लोग कम से कम एक बार तो यज्ञ करते ही हैं सप्ताह में। तो वेद जब हम यज्ञ करते हैं तो वेद के किसी मंत्र में आता है कि अगन्य यजमानस्य पशु न पाही, कि हम जो है सपने में गौ की रक्षा करें, उसको हानि न पहुंचाए, हत्या न करें। लेकिन आज का युग ऐसा है कि जगह जगह हम ऐसी दुर्घटनाएं देखते हैं कि गौ हत्या होती है, गोकशी होती है, और जहाँ पे गोकशी होती है तो उसका मतलब है कि राष्ट्र हत्या। गो रक्षा का मतलब राष्ट्र रक्षा, और गो हत्या का मतलब जो है राष्ट्र हत्या उसका है। अंग्रेजी जमाने में अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले बूचड़खाने स्थापित किए, आप सभी को पता होगा। और उन्होंने केवल अपने पूरे लगभग 200 साल के शासन काल में केवल 14 बूचड़खाने उन्होंने भारत में स्थापित किए। उन बूचड़खानों का सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया तो वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो एक समाज सुधारक भी थे, धार्मिक नेता भी थे, और राजनीतिक दृष्टि से भी उन्होंने बहुत कुछ किया, क्योंकि स्वराज्य का जो नारा है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। 15 मई 1886 को उन्होंने कनकल में हरिद्वार के पास गौ रक्षिणी सभा की स्थापना की। गौ रक्षिणी सभा इतने शहरों, इतने गांवों में स्थापित हुई कि आर्य समाज भी जहां नहीं था वहां गौ रक्षिणी सभा स्थापित हुई। और गौ रक्षिणी सभा का आंदोलन इतना तेज चला कि उसके ठीक 2 साल बाद 135 गौ रक्षक को काले पानी की सजा मिली। ये हमारा इतिहास है स्वामी दयानंद सरस्वती की गौ रक्षिणी सभा का। और कई जगह आज भी गौ रक्षिणी सभा अच्छी तरह कार्य कर रही है। अब
कुछ लोग कहते हैं कि दक्षिण भारत में या उत्तर में भी कि लोग तो मांसाहारी बहुत पहले से ही थे, राजा महाराजा भी मांसाहार करते थे। उदाहरण देते हैं कि भगवान राम गए तो वो शिकार खेलने क्यों गए, हिरण का वध करने क्यों गए। तो इसमें एक उदाहरण आता है मार्को पोलो का। मार्को पोलो जब 12वीं सदी में आए तमिल में, तो उन्होंने देखा कि कहीं भी मांसाहार नहीं होता था, केवल 12वीं सदी में, जबकि उस समय अरब के लोग भी आ गए थे, तो उनको कहीं भी मांसाहार नहीं दिखा पूरे भारत में। और उसके बाद 16वीं शताब्दी में टेरी आए, तो जो जेटी व्हीलर ने लिखा है टेरी के बारे में, उनका संदर्भ देके कि वो पूरे दक्षिण भारत में घूमे, और एक दक्षिण भारत का आज भी चावल और मछली एक मुख्य भोजन माना जाता है, जो समुद्र के किनारे है कि भोजन की समस्या है। तो उन्होंने उस समय लिखा 16वीं शताब्दी में कि मुझे आश्चर्य हुआ कि भारत में मछली पकड़ी तो जाती है, लेकिन खरीदार कोई मिलता नहीं है उनका। जो विदेशी आगंतुक है वही थोड़ा बहुत उनका प्रयोग करते हैं, नहीं तो मछली जो है वो रेत के भाव भी कोई नहीं खरीदता। तो अगर 16वीं शताब्दी तक भी हमारे यहाँ मांसाहार नहीं होता था, तो गौ हत्या की तो बात ही नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती। मुगल भी या जो भी विदेशी आक्रांत आए, यवन आए, उन्होंने गौ हत्या को भी एक हथियार बनाया, हमें पराधीन करने के लिए, मानसिक रूप से गुलाम करने के लिए। तो ये एक लंबा इतिहास है देश की आज़ादी का, क्योंकि जब सिंध में आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का 7वीं सदी में ही, तो उन्होंने भी गौ हत्या को एक सबसे पहले मुख्य माना कि हाँ, गौ हत्या होगी तो मानसिक रूप से टूट जाएंगे, और बड़े पैमाने पर बहु बेटिया का तो कत्लेआम हुआ ही, गौ हत्या भी कत्लेआम हुआ। हम पराधीनता का दंश झेलते रहे, और 1857 में की क्रांति है, वो भी सभी को पता है कि गौ की जो है चर्बी और सुअर की चर्बी, उनमें दोनों ही मुख्य थे, लेकिन गाय की लेके, जिसको बोलते हैं कि एक ओगड़ बाबा पानी पिलाते थे मेरठ में, और उन्होंने मंगल पांडे को कहा कि मैं पानी नहीं पिला सकता क्योंकि तुम जिस हथियार का प्रयोग करते हो उसमें गौ चर्बी का प्रयोग होता है। तो गाय जो है वो तो क्रांति की जननी है। 1857 को वीर सावरकर जी ने सबसे पहले, गदर नहीं कहा, 1857 को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा। तो वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है वो गौ माता के कारण हुआ। और दुर्भाग्य हमारा है कि अंग्रेजी जमाने में जहाँ 14 बूचड़ खाने हमारे देश में थे, आज वो कई गुना बढ़ गए हैं, और निर्यात भी गौ मांस का होता है, तो इससे बड़ी दुखद घटना नहीं होगी। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, और राम गोपाल साल वाले जी रहते थे रामलीला मैदान के यहाँ पे, जो सांसद भी थे। उन्होंने उस समय एक आंदोलन चलाया था अल कबीर बूचड़ खाने को तोड़ने के लिए, और मैं दादाजी के साथ आया, तो मेरी उम्र केवल 16 साल की थी। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं भी अल कबीर बूचड़ खाने में हिस्सा लेना चाहता हूँ। बोले नहीं, आपकी तो उम्र बहुत कम है। तो मेरा सौभाग्य रहा कि उन्होंने 16 साल की उम्र में मुझे एक सत्याग्रही बनाया, हैदराबाद लेके गए, मैं गया, और काफी 25 दिन तक वो आंदोलन चला था उस दौरान। लेकिन दुर्भाग्य है कि अल कबीर बूचड़ खाना आज तक भी अपनी जगह पे टिका हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें जो है अगर राष्ट्र रक्षा करनी है तो गौ की रक्षा तो करनी ही होगी। और इसमें हम कर क्या सकते हैं, कई बातें हैं कि जैसे अभी मैं पिछले दिनों अपने गांव गया, तो मैंने देखा कि मेरे गांव में 9 गाय बंधी है। मैंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये 9 गाय कहाँ से आई, दूध कितनी देती है? बोले दूध तो बेटा एक ही देती है। तो मैं कहा आपने 9 क्यों पाल के रखी? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, वो कोई भी हमारे घर में छोड़ जाता है तो मैं बांध लेती हूँ, पाल लेती हूँ। तो मैं कहा चारा कहाँ से आता है? बोली कि तुम्हारे हिस्से की जो जमीन है, चारा तो वो तुम्हारे हिस्से की जमीन से आ जाता है उसमें। तो मैं कहा कि गौशाला में छोड़ जाइए। तो बोले कि नहीं, कैसे छोड़ सकती हूँ, हमारे घर कोई छोड़ के गया ना तो गाय को घर में आती तो है, उसका प्रवेश तो होता है, लेकिन गाय जीते जी द्वार से बाहर नहीं जानी चाहिए, डेली उसको लांगनी नहीं चाहिए। तो गौधन का तो इतना महत्व मैंने अपनी
माता जी से भी सीखा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें गौ रक्षा तो करनी ही चाहिए। और गौ रक्षा हम करें कैसे? अभी देखिए, मैंने एक अनुसंधान पढ़ा था जिसमें मुझे पता लगा कि भारत को छोड़ के अमेरिका में 32 प्रकार की दवाइयां हैं जो गौ से बनती है, जो पंचगव्य से बनते हैं। कहीं ना कहीं जिनका गौ के कारण जो दवाइयां होती है, भले ही वो किसी न किसी प्रकार से हो, देखें वहाँ तो गौ भ्रूण से भी दवाइयां बनते हैं, वो तो एक अच्छा नहीं कह सकता मैं, लेकिन फिर भी 32 प्रकार की दवाइयां जो है वो गौ के कारण अमेरिका में बनती है खाली। और भारत में तो पंचगव्य से बहुत प्रकार का उपचार होता है। तो आजकल तो बाबा रामदेव जी ने भी गौ को लेकर कई दवाइयां निकाली हैं। तो हम जो छोटे मोटे उपचार है, कम से कम उसमें गौ से बनी दवाइयां ले सकते हैं। अभी आजकल तो साफ सफाई पे इतना हुआ, सैनिटाइजर ये सब, उसमें भी गौ से बना आ रहा है, तो वो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। हो तो उसे जरूर उसकी मुक्ति का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गोधनम राष्ट्रवर्धनम। अगर गाय बचेगी तो मैं समझता हूँ कि तभी राष्ट्र बचेगा। अगर गाय नहीं बचेगी तो राष्ट्र भी कैसे बचेगा? मैंने एक पौराणिक कथा सुनी थी कि धरती जो है वो बैल के सींग पर टिकी है या गाय के सींग पर, जैसे भी कहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि सचमुच धरती गाय के सींग पे या बैल के सींग पे है, क्योंकि धरती तो गोल है, घूमती है, वो सभी जानते हैं। आज तो विज्ञान है, तो ये तो एक कल्पना है, लेकिन एक कल्पना नहीं है, ये एक अलंकारिक भाषा में हमारे विद्वानों ने कहीं ना कहीं ये कहानी कही। तो अलंकारिक भाषा में यही है कि आज भी लगभग 60% तो कम से कम लोग हैं, किसान हैं, जो खेती पर निर्भर है। और उसमें भी आजकल तो सीमांत किसान अधिक हो गए हैं। और जो सीमांत किसान है, जिनके पास बहुत कम जोत है, तो वो ट्रैक्टर कैसे खरीदेंगे? ट्रैक्टर संभव ही नहीं है। तो उन्हें किसी न किसी रूप में बैलों का सहारा लेना पड़ेगा, गाय का सहारा लेना पड़ेगा सीमांत किसानों को। एक बार फिर मैंने देखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोत छोटी हो गई, उसमें लोग दोबारा कम से कम बैल पालने लगे। पहले भैंसा बोगी आ गई थी बैलगाड़ी को छोड़ के, तो अभी कुछ दिन से ऐसा भी चलन हुआ कि भैंसा तो 50-60 हजार या 1 लाख तक में आता है, जबकि बैल आजकल 4-5 हजार में भी आ जाता है। तो लोग दो बार बोगी में बैलों को जोड़ने लगे हैं और बैलों से ही खेती थोड़ी बहुत करने लगे हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी बैलों का एक बार युग आ गया है, सीमांत किसान होने से, छोटी जोत होने से। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा संकेत है। फिर गौशाला में भी आजकल कई जगह ऐसी व्यवस्था मैंने देखी। अभी हमने भी एक गौशाला स्थापित की एक बेलघाट पे। तो लोग अगर दुधारू गाय है तो उसमें से गौशाला से ले जाते हैं दूध देने के लिए कि भाई ये गौशाला हमें दे दीजिए, जब दूध नहीं देगी तो हम वापिस कर देंगे, लेकिन जितने दिन फिर गौशाला में रहेगी तो उसका चारा पानी भी हम ही देंगे, लेकिन आप रख लीजिए। तो ऐसा भी चलन बढ़ा है, वो भी अच्छी बात है। मैं नहीं कहता कि भैंस नहीं पालना चाहिए, गोटा बुक्की नहीं रखनी चाहिए। अगर व्यापारी है तो भैंस तो पालते हैं, दूध भी बेचते हैं, लेकिन एक युग ऐसा फिर आने वाला है कि गौ दूध कम से कम भैंस के दूध से ज्यादा महंगा होगा। और क्योंकि गौ दूध तो अपने आप में अमृत है। अगर गौ दूध अमृत है तो फिर हमें भैंस का दूध पीने की जरूरत ही क्या है? तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इतिहास से हमें सबक लेना चाहिए। भारतीय इतिहास में गौ की रक्षा जो है सिखों ने भी बहुत की है, बहुत बलिदान दिए हैं। कूका विद्रोह भी गौ वंश के कारण ही हुआ। वो ऐसा नहीं है कि खाली अपनी आजादी के लिए हुआ। और जैन धर्म ने भी बहुत योगदान दिया, और वाल्मीकि समाज ने सबसे ज्यादा योगदान दिया गौ की रक्षा में। और आर्य समाज का गौ रक्षणी सभा, और आज भी आर्य समाज मंदिर जहाँ गौ पालन या गौशालाएं तो होती ही है, आसपास में कहीं ना कहीं लोग करते ही हैं। तो हमें अपने इतिहास से सबक लेकर और आगे इतिहास को बनाना चाहिए। अपने इतिहास का निर्माण हम लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। मैं गाय पे और ज्यादा क्या बोलूं, क्योंकि मैं कई बार असफल हुआ गाय के मामले में। हमारे गाँव में किसी जमाने में
210 बीघा जमीन गौशाला की हुआ करती थी, गोचर की हुआ करती थी। तो लेकिन एक बार मायावती जी का शासन हुआ तो उसको अधिग्रहण करके और उसमें तहसील बना दी गई पूरी जमीन में। तो कुछ लोगों ने आंदोलन लड़ा, मेरे ताऊजी भी थे उसमें। तो लास्ट में सरकार मान गई थी कि 210 नहीं, आप 50 बीघे जमीन गौशाला के ले लीजिए, 150 में हम अपना तहसील वगैरह बना लेंगे। तो वो आंदोलनकर्ताओं की विफलता ये थी कि उन्होंने कहा कि 50 नहीं, हमें 210 बीघे ही चाहिए। तो अगर वो समझौता करते तो 50 बीघे जमीन गौशाला की रहती, बाद में वो भी नहीं मिली। तो अगर गोचर भूमि कहीं है, कब्जे में है, सरकार ने कब्जा किया, किसी दबंगों ने किया, किसी प्रॉपर्टी डीलर ने किया, तो वो मुक्त होनी चाहिए। लेकिन अगर उसके मुक्ति के लिए कोई समझौता करना पड़ता है कि नहीं हम पूरी नहीं देंगे, आधी देंगे या गौशाला बना लीजिए, तो कम से कम भागते भूत के लंगोटी से वो तो कीजिए आप लोग। तो वो तो मैंने देखा कि 210 बीघे के चक्कर में 50 बीघे भी नहीं मिले। मैंने अपनी गौ का गौरव पुस्तक में भी उसका उदाहरण दिया है। और माया साहब, बाबूजी माया जो उसका आंदोलन को चला रहे थे, मेरे ताऊजी के दोस्त थे, गांव के थे, जिन्होंने दिल्ली में पूरी मायापुरी बसाई है। वो व्यक्ति उस आंदोलन के कर्ता धर्ता थे, आर्य समाज थे, लेकिन वो भी 210 के चक्कर में 50 बीघे जमीन छोड़ दी। वो 50 बीघे नहीं ले पाए और 210 लेना चाहते थे। तो मैं चाहता हूँ कि गौचर भूमि जहाँ है वो मुक्त होनी चाहिए, गौशाला बननी चाहिए। अगर नहीं है तो सरकार भी प्रबंध करे, क्योंकि गांव में अब खाली गौशाला में तो रहेंगे नहीं, चरने जाएंगे तो उनमें स्फूर्ति आएगी। या हमारे यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण जी तक ने गाय चराई है। जिस देश में भगवान ने अवतार लिया, जन्म लिया, मैं नहीं कहता कि अवतार होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैं मूल रूप से आर्य समाजी विचारधारा का हूँ। लेकिन देखे भगवान राम को ही देखे, गायों का कितना पक्का सेवक था। लेकिन भगवान राम को भी उसके जन्म के लिए राजा दशरथ को पुत्रेष्ट करना था। तो ऐसे बहुत से विद्वान पैदा हुए जिनके लिए पुत्रेष्ट हुआ। तो वो भी एक उत्तम आत्मा को धरती पर लाने के लिए यज्ञ हुआ, वो भी अवतार हो सकता है। यानी कि उसी का नाम अवतार है। अगर हम उत्तम संतान चाहते हैं तो भगवान राम उत्तम संतान थे, भारत के उत्तम संतान थे, हमारे पूर्वज थे, हमारे भगवान, आप कुछ भी कह लीजिए। तो उन्होंने भी गौ रक्षा के लिए किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का लीजिए, उन्होंने तो एक गौ की रक्षा के लिए एक कसाई की गर्दन अलग काट के रख दी थी। तो वैसे तो हमारे शास्त्रों में है कि गौ, ब्राह्मण और कन्या अगर इन पे कोई अत्याचार करता है, इनके साथ दुष्कर्म करता है या इनकी हत्या करता है, तो उसकी हत्या करने में दोष नहीं है। हत्या और वध में अंतर होता है। तो मैं नहीं कहता, मैं हत्या को तो नहीं उकसाता कि अगर गौ रक्षा के लिए हमें हत्या नहीं, वो नहीं। लेकिन हम कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, गौ रक्षा कर सकते हैं, एक आंदोलन चला सकते हैं। कम से कम इस पवित्र भारत भूमि पे गौ हत्या तो नहीं होनी चाहिए। तभी महाभारत का श्लोक है कि गोधनम राष्ट्रवर्धनम। जब गौ की उन्नति होगी तो तभी राष्ट्र की उन्नति होगी। जब तक भारत में गौ की उन्नति थी तभी तक भारत सोने की चिड़िया था। और जब गौ माताएं कटना शुरू हुई, उनके साथ अत्याचार हुए, तभी भारत जो है पराधीन हुआ। आप मोहम्मद गोरी से ही ले लीजिए, उन्होंने भी कहते हैं कि उन्होंने भी गौ का सहारा लिया और पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए बीच में लड़ाई के मैदान में गाय लेके आए। तो वहां भी अगर वो हथियार ना डालते, अगर गाय भी वहां पर अगर गाय को नुकसान पहुंचता तो उससे कम से कम देश तो पराधीन होने से बचता। तो ऐसे भी अवसर देखने चाहिए, सोचना चाहिए कि, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें गौ पालन को बढ़ावा देना चाहिए। मैं भी या और भी बहुत सारे लोग हैं जो पानी शहर में रहते हैं। और अभी मैं किसी ने मेरी पोस्ट पे किया कि ऐसे गाय पे संगोष्ठी करने से कुछ नहीं होता, आप लोग करते हैं, ये है, आप सड़कों पे इतनी गाय घूमती है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि मेरे घर में जाके देखिए 9 लावारिस गाय बंधी हुई है, आप अपने घर में बता दीजिए। और मेरी माँ बुजुर्ग हो चुकी है, लेकिन भाई हैं और भी इनका करते हैं। तो ऐसे अगर किसान है, जो सब किसान है, कम दूध देने वाली गाय घर से बाहर ना निकाले। अगर कोई गाय खेत में लगती है तो मैंने अनुभव किया कि खेत में कोई लावारिस गाय चारा खाती है तो उसमें घाटा नहीं होता, चारा
कटने के बाद और बढ़ जाता है तो उसको पीटे ना। कई बार देखता हूँ कि भाले बल्लम उससे गाय को जो है वैसे तो हम माता कहते हैं, पूजते हैं, लेकिन कई बार किसान लोग ही भाला तक चुभा देते हैं अपने खेत से निकालने के लिए। और अभी तो देखा मैं एक वाला गांव में कि वहाँ पे तार जो है किसी किसान ने लगा दिया और उसमें रात को करंट छोड़ दिया। रात को करंट छोड़ा तो 3 गाय वहाँ पे मरी रात को, लावारिस जो घूमती थी। तो वो भी एक गौ हत्या क्या, वो एक राष्ट्र हत्या एक किसान के द्वारा हुई। तो ऐसा हमें किसानों को भी नहीं करना चाहिए कि हम उनकी हत्या के लिए खुद कारण बने। ऐसी कोई तार, बिजली का तार नहीं लगाना चाहिए खेतों में और उसकी रक्षा करनी चाहिए। और अगर कोई ट्रक वगैरह में गायें पकड़ी जाती हैं तो उनको भी आश्रय देना चाहिए, खाली किसी गौशाला के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको गोद भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज करो मेरे 3 बेटी हैं, तो अगर एक गाय को भी मैं पाल लूँ या अगर पाल न सकूँ किसी गौशाला में रख के, उसका एक खर्च भी कम से कम, एक बेटी कितना ही खर्च आएगा जितना हम बेटी को पालते हैं। तो कम से कम हर एक हिंदू को ये तो होना चाहिए कि वो एक बेटी उसके घर में है। तो आप गाय को माता कहते हैं, मैं भी माता कहता हूँ, तो लेकिन आज गाय को माता कहने, इसको बेटी मान के उसकी पूजा करनी चाहिए, उसको पालना चाहिए। गोपालन आज बेटी की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि इस दृष्टि से करेंगे तो गौ माता तभी सुरक्षित होगी। और अधिक से अधिक गाय को हम गोद लेके और गौशाला को की उन्नति करें। और खाली गौशाला गोद लेके खर्चा पानी दिया वही काफी नहीं है, देखना भी चाहिए कि हमने जो दिया गौशाला में वो उन्नति है कि नहीं है, जो वहाँ पे सेवक है वो सही सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। या जैसे ब्रज घाट पे गौशाला है जिसमें 1000 गाय है, तो उस पे मैं गया पिछले दिनों, तो मुझे बताया गया कि कम से कम हर महीने करीब 5 से 10 लाख रुपए का उसमें योगदान होता है लोगों द्वारा। तो फिर मैंने और भी पूछा कि इस योगदान का क्या होता है, खाली गाय तो इतना नहीं खाती, चारा भी आता है, फिर पैसे का क्या होता है। तो फिर मुझे पता चला कि कबीर पंथियों द्वारा एक वैदिक विद्यालय चलाया हुआ, तो उसमें उसका पैसा जाता है गौशाला। तब तो मुझे कितनी अच्छी खुशी हुई यार कि देखिए एक गौशाला है, उसमें 1000 गाय है, उनके लिए दान मिलता है, वो गाय दूध भी देती है, लेकिन उस गाय को चंदा भी इतना मिलता है कि उस गाय के चंदे से, उन गायों के चंदे से एक वैदिक विद्यालय चलता है। उसमें कुछ बच्चे शिक्षा पाते हैं और वो उन्हें आचार्य जी को जो सैलरी मिलती है, उनको जो भोजन मिलता है, वो गौशाला के दान से मिलता है। तो गाय तो जो है वो अपना भी पेट पालती है, दूसरे का भी पालती है, बच्चे का भी पालती है। जो भी पेट पाले वो माता ही है, हमारी अपनी जन्मी माता भी माता ही है। वैसे तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, गांधी जी ने एक बार कहा कि बकरी भी माता है, लेकिन अगर कोई माता जहर पिलाए तो वो माता नहीं हो सकती, वो कुमाता हो जाती है। तो जो अमृत है इसमें सारे गुण हैं, तो वो जो दूध है वो तो केवल गाय का ही दूध है जो अमृत के समान है और पूर्ण आहार है। गाय के दूध में और माँ के दूध में दोनों में लगभग समान गुण होते हैं। कई बार हमारे नवजात को अगर माता का दूध नहीं होता है, माँ को दूध नहीं पड़ता, तो उसके स्थान पे गाय का दूध ही पिलाया जाता है। मैंने बीएससी में वेटरनरी साइंस पढ़ी है और गोपालन भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, तो मैंने वहाँ भी यही सीखा, यही अध्ययन किया कि गाय का दूध अमृत है, माँ के समान है, इसलिए गाय की सेवा करनी चाहिए। बहुत बहुत आभार गौ सेवा फेडरेशन दिल्ली स्टेट के जो चेयरमैन है, प्रधान है, महेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। गाय हमारी धार्मिक संस्कृति और आस्था की प्रतीक है। आज हमारी संस्कृति को नष्ट करने पर बड़े पैमाने पर षड्यंत्र हो रहे हैं। हमारे वेदों को, संसार का पहला ज्ञान ग्रंथ वेद है और वेद में गाय विश्वस्य मात्र कहा गया है। अगर अर्थात गाय की जो महिमा गाई गई है वेदों में, इससे बड़ी कहीं महिमा नहीं है। मैं आज 84 वर्ष की आयु में भी अगर स्वस्थ हूं तो वो गौ माता की कृपा है। पर्यावरण के संकट को हमारे पूर्वज अच्छी तरह से जानते थे और उनको पता था कि गाय के श्वास से जो है जो वायु निकलती है वो पर्यावरण में सुधार करती है। कृत्रिम साधनों से रसायनों के महत्व को दिए जाने के कारण हमारी खेती खराब हुई है।
ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो अंग्रेजों ने 2 विद्वानों को भारत में भेजा, ए लॉर्ड मैकाले को और दूसरे लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड मैकाला एक शिक्षा शास्त्री था, उसके जिम्मे लगाया कि किस प्रकार की शिक्षा भारत में दी जाए कि अंग्रेजों का शासन पूरी तरह से स्थापित हो जाए। और लॉर्ड क्लाइव बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, उसको इसलिए भारत में भेजा कि आप जाके देखो कि भारत कैसा स्वावलंबी देश है, उसको परावलंबी बनाया जा सकता है, वो हमारे आश्रित हो जाए, कच्चा माल हमारे इंग्लैंड को भेजे और हम यहाँ से बना करके भेजें। मैकॉले ने अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की, गुरुकुल प्रणाली समाप्त की और उसका परिणाम हुआ कि हमारे यहाँ बाबू पैदा होने लगे। लॉर्ड क्लाइव लगातार 3 महीने तक कलकत्ते से पेशावर तक एक एक गांव में गया। उसने जो 300 पृष्ठ लिख करके इंग्लैंड को भेजे, उसमें लिखा था कि भारत एक स्वावलंबी देश है, क्योंकि भारत के हर गांव में किसान के पास, जो मध्यम श्रेणी का किसान है तो उसके यहाँ एक गाय जरूर है, जो बड़ा किसान है उसके बहुत सी गाय मौजूद है, और जो गरीब किसान है वो छोटी मोटी गाय, कुछ न कुछ गाय का बछड़ा या कुछ रखता है, और वो उसके बच्चों के लिए दूध का साधन है और किसान के लिए खाद का साधन है, गौमूत्र से औषधि का प्रयोग होता है और प्रदूषण समाप्त होता है। और इसी कारण से जो भारत एक 81% कृषि प्रधान देश था, उसके अंदर गाय की महिमा के कारण हम स्वावलंबी थे। उस समय भारत की जनसंख्या 30 करोड़ थी और गाय हिंदुस्तान के अंदर 150 करोड़ थी। और आजादी मिलने के बाद आज की स्थिति यह है कि हमारी जनसंख्या 150 करोड़ हो गई है और गायों की संख्या केवल 37 करोड़ रह गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लॉर्ड क्लाइव जिम्मेदार है। अंग्रेजों ने 1760 में सबसे पहला कलकत्ते में स्लॉटर हाउस बनाया। उनकी नीति आई कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़वाओ और गाय का कत्ल खाना खुलवाओ, और यहाँ पर इनको रासायनिक खाद का प्रयोग करने के लिए, बाबुओं को नौकरी करने के लिए, शहरों को वो करने के लिए करो। गाय भारतीय कृषि का आधार थी और भारतीय कृषि गाय को अलग के लिए बना समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने गाय को समाप्त करना प्रारंभ किया और जिसके दुष्परिणाम हमारे सामने आया है। आज भारत का नौजवान गांव को छोड़ करके शहर की तरफ भाग रहा है, क्योंकि कृषि को त्याग करके शहर में इसलिए भाग रहा है कि थोड़ा पढ़ने के बाद में वो सोचता है कि मैं कुछ करूं। और गाय को हम जो है थोड़ा यही समझने लगे कि गाय केवल दूध देने वाली है। सारे विश्व में गाय के समान कोई उपयोगी पशु नहीं है। गाय के शरीर से निकलने वाली सात्विक तरंगें पर्यावरण को शुद्ध करती हैं, प्रदूषण से मुक्त करती हैं और फैले हुए रोगों और कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। गाय के शरीर से गूगल की गंध निकलती है, जिस गंध से बहुत सी बीमारियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। गाय पवित्रा मांगलेशु गोशु लोका प्रतिष्ठा, अर्थात गाय पवित्र और मंगलदायिनी है और समस्त लोग गायों में ही प्रतिष्ठित हैं। गौ देवी संपदा है, ये कह करके हमारे शास्त्रों में कहा गया है। गाय का दूध मधुर, शीतल, सुपाच्य, वात पित्त रक्त विकारकायक, रोगनाशक एवं सदैव योग्य होता है और दही पाचन करने वाला, तमाम उदर रोगों को दूर करने वाला होता है। घी, गाय का घी अनेक औषधियों के काम आता है। गौमूत्र से तो इतनी औषधि बनती है। आजकल हम इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जब तक गाय दूध देती है तब तक तो हम गाय को घर में रखते हैं और जब दूध नहीं देती तो नहीं रखते। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बूढ़ी गाय भी जो दूध नहीं देती, वो गौमूत्र और गोबर से इतनी आय कर देती है कि उसका पेट पालना बहुत आसान हो जाता है। आज गोमूत्र मानव तथा वनस्पति जगत को प्राप्त श्रेष्ठतम वरदान है। रोगग्रस्त को निरोग करने वाली दिव्य औषधि गौमूत्र है और हिंदुस्तान के अंदर 45 ऐसी फार्मेसी हैं जो हमारी गौशालाओं से और वहां से एक वैसा दूध गौमूत्र लेती हैं और उस गौमूत्र से औषधियां बनाती हैं। आज अगर हमारा युवक
गौशालाओं में इस प्रकार के छोटे उद्योग करने प्रारंभ करते, हमारे घरों में जो फॉल सीलिंग लगती है, हम ये देखते हैं अगर गोबर, भूसा और पाउडर मिला करके मशीन से निकाल दिया जाए तो ये ऐसा प्लाईवुड बन जाता है जो फॉल सीलिंग में काम कर सकता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, गाय की बात हमारी सुनी, आवश्यकता है। और मैं जो आप सब सुनने वालों से भी प्रार्थना करता हूं कि आप कभी हमारी गौशालाओं में जाकर देखिए किस प्रकार से हम गाय की सेवा करते हैं और गाय वहां कितनी स्वस्थ है और कितना लोगों को लाभ पहुंचा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेश जी। मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे इस गौशाला यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र गौड़ जी को। अन्य उपस्थित जितने भी हमारे सहभागी हैं सबको मैं नमस्कार करते हुए, जो आज का विषय है हमारा भारतीय साहित्य और इतिहास में गोवंश की महिमा, तो हमारे यहाँ पर ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है और इसकी प्रामाणिकता सर्वमान्य है, विश्व में मान्य है कि भारत में ही सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा गया ऋग्वेद, इसके बाद वेद लिखे गए। तो ऋग्वेद में भी उल्लेख है, वहां विष्णुलोक को गोलोक कहा गया है, जहां पर सोने से मढ़ी हुई सींगों वाली गायें विचरण करती हैं और वहां की महिमा को बढ़ाती हैं। इसके साथ साथ हम शास्त्रों पर दृष्टि डालते हैं, पुराणों पर दृष्टि डालिए, अब उपनिषदों पर दृष्टि डालिए, देखिए वहां पर ये उल्लेख मिलते हैं कि गायों की कितनी महिमा थी और कितनी कितनी गाय ऋषियों के उपवास थी। याज्ञवल्क्य जब जनक के यहाँ पर गए, उनका वहां पर शास्त्रार्थ हुआ, तो वहां पर 1000 गाय सोने के से मढ़े हुए सींगों वाली खड़ी थी। तो वहां एक घोषणा की गई कि जो विद्वान इसमें विजयी होगा उसे ये गायें दी जाए। ये हमारे उपनिषदों में उल्लेख है। तो याज्ञवल्क्य का वहां पर सारे ऋषियों से जितने भी आए हुए थे उनसे साक्षात हुआ और उससे पहले ही उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि गाय हाँक ले जाइए, जब तक शास्त्रार्थ बंद नहीं हुआ। शास्त्रार्थ होने लगा, अंत में जैसा कि आपको पता होगा गार्गी से उनका हुआ था शास्त्रार्थ, और कहा जाता है कि गार्गी से वो थोड़े से पराजित हो गए थे या बराबर की स्थिति में थे। तो गार्गी ने घोषणा कर दी कि नहीं यार, याज्ञवल्क्य जो है परम विद्वान व्यक्ति है, इन गायों के अधिकारी यही हैं। और बाद में गार्गी की शादी भी हो गई थी उनसे। हमारे यहाँ पर जो दूसरा कठोपनिषद है, वाजश्रवा और नचिकेता का संवाद आता है, तो वहां भी गाय दान में दी जा रही थी। तो 2-4 गायें उसमें बूढ़ी थी, इसे देख करके नचिकेता बड़ा विक्षुब्ध हुआ। तो उन्होंने कहा मुझे भी दे दो। बोले गाय दे रहे हो आप, तो मुझे भी दे दो किसी को। तो उन्होंने कहा तुम्हारे को हम मृत्यु को देता हूँ। उन्होंने रूस के साथ किया। और इसके साथ साथ एक पौराणिक कथा आती है च्यवन ऋषि के बारे में। च्यवन ऋषि की सुकन्या से शादी हुई थी, च्यवनप्राश उन्होंने बनाई। तो एक बार वो कहीं उसमें जो है डूब गए थे, मेरे ख्याल से
तेजपाल धामाजी ने भी उसका उल्लेख किया है। एक बार वो डूब गए तो मछुआरों ने निकाला उनको, तो नहुस, उस समय नहुस था राजा, नहुस के समय में तो उन्होंने नहुस को बुलवाया और ये कहा कि उन्होंने मुझे बचाया है तो मेरे बदले में इन्हें कुछ धन दे दीजिए। बोले क्या धन दिया जाए? तो उन्होंने अपने मंत्रियों का 1 लाख रुपया दे दीजिए। तो बोले नहीं, मेरे जीवन का 1 लाख रुपया तो कम है। तो इस तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, मेरा सारा राज्य ले लीजिए। तो उन्होंने कहा सारा राज्य भी मेरे बराबर नहीं है। तो नहुस बड़ा संकट में पड़ गया। तो उसने विद्वानों से बात की कि क्या किया जाए। बोले इनको, उन्होंने कहा कि इनको एक गाय दे दीजिए, सबसे जो धनवान है वो गाय होती है। तो वो लेके गए, जी लीजिए, एक गाय जो है आपके जीवन के बराबर है। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और मछुआरों को दे दिया। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में इतना इसका महत्व आता है। और इसके साथ साथ ही आप महाभारत को उठाइए, अनुशासन पर्व हो या वन पर्व हो, वहां पर श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो गाय हैं, मैं तो गायों के साथ ऐसी गाय हों जो दूध देने वाली हों, उनके साथ रहना चाहता हूं। और श्री कृष्ण को जैसा गोपाल शर्मा ने कहा कि ब्रज में तो अत्यंत ही महत्व है। और जब घर में खाना बनता था तो पहली रोटी गाय की बनती थी गोग्रास के रूप, और एक छोटी रोटी उसी समय बनती थी कुत्ते के लिए। कुछ लोग बाद में बनाते थे। अब वो गोग्रास की परंपरा खत्म हो गई और गांवों में भी गाय नहीं रही, बहुत कम। उत्तर प्रदेश में एक लाखा बंजारा हुआ है, आपने उसका नाम सुना हो, राजस्थान का रहने वाला था। तो उसके पास 1,00,000 गोवंश था, ये कहते हैं। गाय और बैल थे उसके पास, और वो पूरे उत्तरी भारत में घूमता था उसको लेकर। और उसके संबंध में कहा जाता है कि वो इतना धनवान था कि उसने उत्तरी भारत में जो पेशावर से लेकर के, जैसे हम जीटी रोड कहते हैं, जीटी रोड के बाहर के संबंध में भी बात की जाए तो बताया जाता है कि विक्रमादित्य ने उसे बनाया था। बाद में शेरशाह सूरी ने उसे ठीक ठाक कराया तो शेरशाह सूरी रोड कही जाने लगी। फिर बाद में इसको जीटी रोड, ग्रांटन रोड अंग्रेजों ने कर दिया। तो इसके आसपास उस लाखा बंजारे ने पेड़ पौधे लगवाए और लोगों के रहने के लिए धर्मशालाएं बनवाई, कुएं बनवाई। वो गायों के माध्यम से ही इतना धनवान हुआ। जैसा कि हमारे वक्ताओं ने उल्लेख किया है, गाय हमारी आर्थिक व्यवस्था का बहुत बड़ा स्रोत रहा है। हम कभी भी, ये तो जब से हम परतंत्र हुए, धीरे धीरे गायों पर अत्याचार होने लगा, गायों को काटा जाने लगा, और धीरे धीरे जैसा अभी गोचारण के बारे में कहा गया है, लोगों ने, माफिया ने गोचारण को खत्म कर दिया। गांवों से सुबह 500, 600, 1000 तक गायें, भैंसें, ये सारा का सारा चलता था गोचारण में। वहां तालाब भी होते थे, पानी भी होता था, वृक्ष भी होते थे। वृक्षों को काट दिया गया, तालाबों में को भी
खत्म कर दिया गया, वहां पर भी लोगों ने उनको करके उनको ठीक ठाक कर करा के वहां पर भी जो है खेती करनी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने वहां पर मकान बनाने शुरू कर दिए। जो आसपास तालाब थे जल के, जहाँ गाय भैंसें जाकर पर पानी पीती थी, उनको भी सुखा दिया गया और वहां पर भी आज महल खड़े हुए हैं, आज लोगों के मकान खड़े हुए। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति थी, जैसा कि कहा गया था, अभी महेश शर्मा जी ने भी कहा था कि वहां हर किसान के पास, हर व्यक्ति के पास, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास एक गाय जरूर हो। और क्योंकि उसका खर्चा कुछ नहीं आता है, गाय का गोचारण के लिए चली जाती थी, लौट के आती थी, थोड़ा बहुत उसको भूसी गांवों में होती थी, आटे से भूसी निकलती थी, थोड़ी सा मिट्टी डाल दी, थोड़ा सा कुछ और डाल दिया खाने पीने के लिए, तो उससे गाय की संतुष्टि हो जाती थी और उससे दूध भी मिलता था, दही भी मिलती थी, सारे साधन हमारे को मिलते थे। इसके साथ साथ अब भी देखिए, अभी जो हमारा लैटिन अमेरिका की जो में भी आज के समय में वहाँ के बारे में आता है और अमेरिका के कई राज्यों के बारे में आता है कि वहाँ के लोग, वहाँ के जो किसान हैं वो संपन्न क्यों हैं। वो इसलिए संपन्न है कि वहाँ उन्होंने गाय पाल रखी। आज भी वहाँ पर हजार 5-5 हजार गायें एक गाय पालक के पास है। वो गाय जो है लेकर के जाता है, आज से वहां चला गया, क्यों बड़ी बड़ी जगह है वहां पर अमेरिका में, और जो गाय का दूध लेने वाले लोग हैं वो वहीं से जाकर के दूध लाते हैं, वो उसके साथ साथ ही वहीं चले जाते हैं, वहां जाकर के वहां से दूध धो करके शहरों में बेचते हैं। और गायें चलती रहती है, चढ़ती रहती है, क्योंकि कभी ठंड आती है, कभी बारिश आती है, उसी हिसाब से वो गोपालक वहां उन गायों को ले जाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है, जैसा कि अभी कहा गया है, इस पर बहुत मंथन होना चाहिए, लेकिन समय की सीमा है, 6:15 बजे तक हमें कार्यक्रम खत्म करना है, कि फिर से हमें एक प्रकार की चेतना जागृत करनी चाहिए। और मैं महेश शर्मा जी से ये आग्रह करूंगा कि हम एक प्रस्ताव पारित करें कि जो हमारे गोचारण पर कब्जा कर लिया है माफिया ने, उस भूमि को निकालें गायों के लिए, ताकि गाय पालन की तरफ, गो पालन की तरफ, क्योंकि गाय ऐसा पशु है, ऐसी हमारी माता है कि जब तक वो घूमेगी नहीं तो एक जगह स्थान पर रहे तो उससे भी उसका जो हमारे को जो लाभ मिलने वाले होते हैं उसमें कमी होती है। और निश्चित रूप से पंचगव्य सभी के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, जहाँ कोई दवाई काम नहीं करती है वहाँ वो काम करते हैं। तो इस दृष्टि से हम एक प्रस्ताव पारित करें कि इन गोचारण भूमि को मुक्त करवाया जाए पूरे देश के अंदर। और कृषि मंत्री को हम एक प्रस्ताव इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती की ओर से भेजें कि हमने ये वो इस विषय पर संगोष्ठी की थी और उसमें सब लोगों की राय बनी कि कृषि मंत्रालय गोचारण भूमि को मुक्त कराए, ताकि गांवों के जो हमारे अल्प आय वर्ग के लोग हैं वो अधिक से अधिक गायों का पालन कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा जी। डॉक्टर रामशरण गौड़ की माध्यम से सभी वक्ताओं का मैं
धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी सामग्री हम सबके लिए जुटाई। समय क्योंकि नहीं है और अधिकतर ऐसा ही होता है कि अध्यक्ष के लिए बने रहना ही काफी है, और जब तक उसका बोलने का नंबर आता है कहने वाली बात भी समाप्त हो जाती है और समय भी। ये एक अच्छी बात है। लेकिन दो चार बात जो रह गई हैं, एक तो मैं धन्यवाद दूंगा रामशरण जी को कि उन्होंने जिस प्रकार से हमारे उपनिषदों का जिक्र करके और गो स्मरण कराया, क्योंकि मुझे लगता था कि आज की गोष्ठी का एक सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि इस प्रकार की गोष्ठियां हम उन पीढ़ियों तक ले जाएं जिनको हमारी सांस्कृतिक धरोहर का पूरा ज्ञान नहीं है। वो या आज की पीढ़ी है या कल की होने वाली पीढ़ी। आज जिन वक्ताओं के दर्शन हुए और विचार सुनने का मौका मिला, वो सब मेरी पीढ़ी से लगते हैं या एक अगली वाली पीढ़ी से। हमारे यहाँ तो मैं सोच रहा था कि आपसे चर्चा करूं। भारतीय संस्कृति के 4 आधार हैं। वो उनमें से 3 का जिक्र तो नृत्य गोपाल जी ने किया, 14 रहे। तो उन चारों की बात करने से अगर कहा जाए गायत्री, गो, गंगा और गीता, ये हमारी संस्कृति के 4 पावे हैं जिस पर ये ठहरा हुआ। इनमें से 2, गायत्री और गीता, दोनों ही वेदों से अनुप्राणित हैं और वहां पर इनका संदर्भ मिलता है। और आप ये कथा एक सभी जानते हैं कि किस प्रकार से क्षीर सागर के मंथन के बाद जो रत्न निकले थे उनमें से एक रत्न गाय। इसलिए महत्व को एक उस दृष्टिकोण से देखने से पता लगता है कि हमारी संस्कृति जो न केवल शाश्वत है बल्कि आज भी जीवित है, उस संस्कृति के अनुरूप इन चारों पायों का होना, समझना और जानना जरूरी है। क्योंकि समय नहीं है इसलिए मैं बहुत ज्यादा और विस्तृत रूप से इस विषय पे नहीं जाऊंगा कि किस प्रकार इनका। मोटी बात यह है, प्रश्न मैं उठाता हूं और विद्वत जन इस बारे में सोचें कि क्या गाय साध्य है या साधन। इस पर जब चर्चा होगी कि गाय साध्य है या साधन और फिर उस पर विचार विमर्श होगा तो इन दोनों पक्षों पर ही अधिक प्रकाश पड़ सके। मेरे विचार से गाय साध्य भी है और साधन भी, और साधन भी है, साध्य भी है और साधन। महेश जी ने जो जितने विचार रखे वो साधन की ओर ज्यादा था और गौर साहब ने जितने विचार रखे वो साध्य की ओर ज्यादा। लेकिन आज की पीढ़ी को ये दोनों चीज समझानी आवश्यक। और इस प्रकार से हम अपनी इस धरोहर को बनाए रख सकते हैं, उसके लिए एक विस्तृत गोष्ठी और चर्चा और होनी चाहिए, ये मेरा विचार है। और देखिए हमारी सृष्टि बहुत पुरानी है, नहीं उसका अनुमान लगा सकते। मेरा अनुमान है कि लगभग 1 करोड़ और 97 लाख वर्ष पुरानी हमारी सृष्टि। और जिसको हम गाय या गऊ कहते हैं, कई बार हम उसको काउस के साथ उसका संबंध जोड़ देते। अंग्रेजी की काउ और हमारी गऊ, मेरा मानना है 2 अलग अलग प्रजाति। और अगर आप इसका साइंटिफिक देखें, इसका अनुमोदन करें, हमारी गाय गौ माता का शरीर, कुछ चर्चा की उनकी नाड़ी के बारे में जो उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ जाती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन गायों का जिक्र माननीय गौर साहब कर रहे थे कि वो वहां पाली जाती हैं, अधिकतर वो गाय भारत से गई है। और जिसको काऊ कहते हैं
हालांकि क और ग एक ही वर्ग में होने के कारण एक दूसरे से अदला बदली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन उस काऊ का गर्दन के ऊपर उठा हुआ भाग नहीं होता, वो प्रजाति ही दूसरी है। जो हमारी गाय है, जो भारत भू पर रही है और करोड़ों वर्ष से इसी की वनस्पति और यही का जल, इसी गंगा का जल पिया है, इन दोनों से उसमें वो सब कुछ निर्माण हुआ है जो हमारे जीवन के लिए औषधि के रूप में, जीवन यापन के रूप में, जीवन के साध्य लक्ष्य हैं उनके रूप में सब तरह से पूरी उतर। मुझे अच्छा लगा कि मुझे इस गोष्ठी में, मुझे पता नहीं इन विद्वानों के बीच में मेरा आना इतना सार्थक रहा, लेकिन मैं ये बड़े मन से कह सकता हूँ कि बहुत कुछ मैं सीख के जा रहा हूँ। और आपके इन कार्यक्रमों के साथ मुझे सांस्कृतिक गौरव संस्थान के अध्यक्ष के होने के नाते, जिसके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सदस्य हमारे रामशरण गौर हैं, उनके सानिध्य में और उनके साथ बैठने में जो आनंद होता है, संस्कृति पर चर्चाएं होती रहें। संस्कृति दोनों चीज में फिर कहता हूँ साधन भी है और साध्य, और जब तक इन दोनों का मेल नहीं होगा, हम केवल गीत गाते रहेंगे, कविताएं पठन करते रहेंगे, लेकिन उस पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए आपका एक महत्वपूर्ण संदेश भी आ, मुझे हर्ष है आप सब पर आ रहे हैं और मेरे ज्ञान में संवर्धन। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत आभार। एक बेहद पीड़ादायक समाचार अभी मिला है। हमारे भारत के गणराज्य के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति, जिन्होंने पहली परंपरा ये समाप्त की महामहिम लिखने की, प्रणव मुखर्जी, प्रणव दा का आज देहावसान का भी मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं। हम कार्यक्रम के पूर्व वेद मंत्र जब हम करेंगे तो 2 मिनट का हम मौन जरूर करें कि वह हमारे देश की अमूल्य धरोहर थे, सांस्कृतिक धरोहर थे। और इस कार्यक्रम में शब्द नहीं है उनको बोलने के, क्योंकि समय की भी सीमा है, तो इसलिए हम कार्यक्रम हम शीघ्र रखेंगे। तो मैं कार्यक्रम में सभी का धन्यवाद करने के लिए अपने दिल्ली प्रांत की संयुक्त महामंत्री डॉक्टर नीलम राठी जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर नीलम राठी जी। नमस्कार सभी प्रबुद्ध जनों का। जैसे कि आज हमारे इस एक महत्वपूर्ण गोष्ठी में, जो कि हमारी साहित्यिक सांस्कृतिक भारतीय सनातन धर्म की विरासत को अपने में समेटे हुए है, इसको में भाग लेने वाले सभी प्रबुद्ध जनों का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो उपस्थित हुए और उन्होंने हमारे सभी विद्वान वक्ताओं के वक्तव्यों को सुना, ग्रहित किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसे अपने जीवन में अमल भी अवश्य लाएंगे। मैं अपनी बहन सुनीता बुग्गा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम के प्रारंभ में मंत्रों से गौ माता के महत्व से परिचित कराया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नृत्य गोपाल शर्मा जी, जिन्होंने ब्रज क्षेत्र में तो गांव जो गौ की व्याप्ति, गौ तत्व की व्याप्ति पर बात की, और जीवन के 3 तत्व जो हमारी जीवन पद्धति के हैं, गीता, गंगा और गाय के महत्व को प्रतिपादित किया। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तेजपाल धामा जी, जिन्हें की पूर्व में लाइब्रेरी वाले फंक्शन में भी मैंने सुना था आपका, और आपके जो पूरा जन्म आपने अपना जीवन लगाया गौ रक्षा, गौ संरक्षण में एक बड़े पत्रकार के रूप में, और आज जिस तरह से आपने एक पूरा ऐतिहासिक प्रकरण हमारे बीच में रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
महेशन शर्मा जी हूँ या तेजपाल धामा जी, आप लोगों का जीवन ही वास्तव में गौ सेवा में समर्पित रहा है। आप लोगों को जीवन हमारे लिए एक प्रेरणादायक स्रोत है। महेशन शर्मा जी, जिनको कि हम अक्सर मिलते हैं, सुनते हैं, और हमारे साहित्य परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में महेशन शर्मा जी हैं, जो कि स्थापक सदस्यों में भी संभवतः हैं। तो आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मिलता रहता है, आज भी अंग्रेजों से लेकर और पूरे आज तक के परिदृश्य पर आपने गौ के महत्व पर बात की। महेशन शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रामशरण गौड़ जी तो हमारे मार्गदर्शक, हमारे अध्यक्ष हैं ही। आज गौ के विषय में साहित्य और बेसिकली उपनिषदों से लेकर आज तक जो महत्वपूर्ण साहित्य में गौ तत्व की उपस्थिति है, व्याप्ति है, हमारे जीवन में किस तरह से उसका महत्व है, और सबसे बड़ी बात आज हमारे लिए क्या करणीय है, जिसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव पास करने का भी सुझाव रखा। और हम सब उस प्रस्ताव को सुझाव ही नहीं रखा बल्कि उन्होंने पारित भी किया, उसका भी हम सब बहुत धन्यवाद करते हैं और सहर्ष जो है उस पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। गौड़ साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राज बहादुर शर्मा जी, आपने उन 3 तत्वों में गायत्री को भी जोड़कर हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा को पूर्णता प्रदान की, क्योंकि जहां कहते हैं कि जहां सब कुछ हार रहा हो, चाहे युद्ध क्षेत्र ही क्यों ना हो या जीवन क्षेत्र ही क्यों ना हो, वहां गायत्री हमें हार से विजयश्री की तरफ ले जाती। गायत्री की महिमा, कहते हैं कि देवताओं ने एक बार युद्ध की बात की और कहा कि विश्वामित्र क्यों जीतते हैं, तो उस पर बात आई कि क्योंकि गायत्री की उन्होंने साधना की है। तो गायत्री वास्तव में हमारे जीवन में हार को भी जीत में बदलने की सामर्थ्य रखती है। गौ का हमारे जीवन में महत्व आज तक महादेवी वर्मा की गोरा हो या प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा के हीरा मोती, वास्तव में गौ हमारे जीवन में अविस्मरणीय योगदान, महत्व और हमारे जीवन पद्धति का एक अनिवार्य हिस्सा है, अनिवार्य स्थान है। गौ संरक्षण के लिए हमें वास्तव में जो बात की है और जो राज बहादुर शर्मा जी ने भी कहा है कि हमें अगली पीढ़ी तक इसे पहुंचाना है, तो हमें वास्तव में उसके लिए कार्य करना चाहिए। और मैं आपको ये बताने में धामा जी की तरह ही बहुत ही खुशी महसूस करती हूँ कि मेरे घर में आज भी दिल्ली में ही गांव है और गाय है, और वो गाय जो दूध नहीं देती है, लेकिन उसके लिए हमने उसकी पूरी सुविधा का ध्यान रखा हुआ है। और कितने सालों से मैं जानती हूँ कि करीब 8 साल से तो मैंने देखा है कि उस गाय ने दूध नहीं दिया है, लेकिन फिर भी क्योंकि गाय हमारी संस्कृति है, हमारे जीवन का अनिवार्य तत्व है, और गौ की रक्षा, सुरक्षा, पालन पोषण वास्तव में एक परिवार की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह ही किया जाता है। और हम सब उसके जीवंत प्रमाण हैं, क्योंकि हम सब ने उस चीज को देखा है और अनुभव किया है, अपने जीवन में उसको लिया है। तो आगामी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हम सब कृत संकल्प हों और कृत संकल्प होंगे, ऐसी मेरी हम सब से हम सब की तरफ से आप सब प्रबुद्ध जनों को ये आश्वासन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं सभी से आज्ञा चाहते हुए मैं चाहूंगा, क्योंकि ऐसा दुखद समाचार, क्योंकि केवल वो हमारे गणराज्य भारत के केवल राष्ट्रपति ही नहीं, उन्होंने हर भारतीय पर अपने व्यवहार से, अपने कथ्यों से हमारे दिलों पे राज किया है। तो मैं सुमिता बुग्गा जी से निवेदन करूंगा, शांति, विशेष दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मंत्रों के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा आज इस कार्यक्रम का समापन करें। सुनीता बुग्गा जी। ओम क्रतो स्मर क्लीबे स्मर कृतगुण स्मर। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा
शान्तिरोषधया शान्तिः वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।